ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। इस डेफिनेशन को जब हमने पढ़ा तो हमने ये समझा कि बिजनेस में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जिसमें ओनर्स भी होते हैं और ओनर्स के अलावा बाकी सारे लोग भी होते हैं, जिसमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, लेंडर्स, ये सारे लोग मौजूद होते हैं। ये मिलके बिजनेस को चला रहे होते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉइज। तो ये सब मिलके बिजनेस को चला रहे होते हैं और ये किस तरफ स्ट्राइव कर रहे होते हैं? टुवर्ड्स प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का यूजेज क्या होगा वो बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट प्रॉफिट के लिए सब स्ट्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट आ जाता है वो कैसे आता है? वो आता है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड। गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर्स। हम वही चीजें बनाएंगे जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, डिजायर कर रहा है। अदरवाइज आप कुछ भी बनाओ, आप बिजनेस नहीं होगे, आपको कुछ और कहा जा सकता है, ठीक है। अगर कस्टमर डिजायर नहीं कर रहा कि वो खरीदे ना खरीदे, मैं तो बनाऊंगा, फिर वो बिजनेस नहीं होगा, वो पागल बना होगा, ठीक है। तो डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। फिर हमने देखा कस्टमर भी दो किस्म के होते हैं। एक कस्टमर होता है जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, वो उस चीज को कंज्यूम कर लेता है, सही है। और दूसरा बंदा, जो दूसरा कस्टमर है, वो कस्टमर होता है जो बिजनेस होता है, और वो क्या करता है? उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स या सर्विसेज को आगे अपने बिजनेस में यूज करता है और फिर उसके बाद उसे आगे सेल कर देता है। देन फेयर इनफ, ये आपको डेफिनेशन याद है। फिर हमने देखा गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। गुड्स और सर्विसेज में जो डिफरेंस है ना, वो है टेंजिबिलिटी का। किसका फर्क है? टेंजिबिलिटी का। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं। गुड्स फिजिकल होते हैं, सर्विसेज नॉन फिजिकल होती है, ठीक है। गुड्स जो है कैन बी टच्ड, हेल्ड और स्टोर्ड। सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड, हेल्ड और स्टोर्ड। दोनों को मैन्युफैक्चर और ट्रेड किया जा सकता है। गुड्स की एग्जांपल आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ये बॉटल है, आपके पास कैमरा मौजूद है, ये सारी चीज आपके पास गुड्स की एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। सर्विसेज की एग्जांपल मेरी टीचिंग, जिन लॉयर्स के पास आपके पेरेंट्स कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, जिन डॉक्टर्स के पास आप लोग जाते हैं, या लेट्स सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप इंशाल्लाह बनेंगे, तो आपकी जो सर्विसेज होंगी वैल्यूएबल, वो किस में आ जाती है? सर्विस में आ जाती हैं, क्योंकि वो इनटेंजिबल और नॉन फिजिकल होती हैं। डन। फिर हमने देखा कि जब बिजनेस सेल और सर्व करता है कस्टमर को, दिस इज कॉल्ड B2C। जब बिजनेस सेल और सर्व करता है किसी और बिजनेस को, तो दिस इज B2B। सिमिलरली कस्टमर भी सेल और सर्व कर सकता है किसी और कस्टमर को या बिजनेस को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है C2C और C2B, सही है। इसके बाद और भी टू मौजूद हैं, लेकिन हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। सवाल, रिवीजन में एक सवाल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट? कोई बताना चाहेगा? कुछ भी, जो भी माइंड में, गलत भी हो तो कोई मसला नहीं है जी। सही है, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड, गुड कॉन्सेप्ट। और कोई? दो? कहां से हो गए तुम लोग इतने इंटेलिजेंट? जबरदस्त, गुड आंसर। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, फेयर इनफ, गुड पॉइंट। तीनों ने अपनी जगह बात सही की है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट बात हमें पता होनी चाहिए। तो कस्टमर और क्लाइंट में जो इसने बात की वो बिल्कुल सही है कि कस्टमर्स जो होते हैं वो हमसे फिजिकल प्रोडक्ट बाय करते हैं, यानी कि गुड्स बाय करते हैं, ठीक है। और जो क्लाइंट होते हैं वो हमसे नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, यानी कि सर्विसेज बाय करते हैं। ठीक हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। कस्टमर्स वापस पलट के आते हैं या नहीं आते, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्लाइंट रिकर करते हैं, क्लाइंट बार बार विजिट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे किसमें? कस्टमर्स और क्लाइंट, सही है। देखो, अगर आपका कोई फैमिली लॉयर है, या लेट सपोज आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, या लेट सपोज कोई कंपनी है, उसका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसका जो है वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के कंपनी क्लाइंट के तौर पे है, तो बार बार वही होता है कि अगले साल भी वही क्लाइंट होगा, उसके अगले साल भी वही क्लाइंट होगा। क्लाइंट क्या करता है? अपने बिजनेस को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो सर्विसेज में कौन होता है? क्लाइंट होता है, और गुड्स में कौन होता है? कस्टमर होता है, ठीक है। अब तुम सवाल पूछोगे, सर मैं तो एक हेयर सैलून जाता हूँ, वहां पे जो मेरा हेयर ड्रेसर होता है, बड़े सर आपने सोफिस्टिकेटेड वर्ड कह दिया, आप ये कहें मैं नाई के पास जाता हूँ, वहां जो मेरा हजाम होता है, खैर, तो मैं जब वहां जाता हूँ
तो वो तो बड़ा प्राउडली कहता है ये मेरा कस्टमर है। तो सर वो कस्टमर क्यों कहता है? क्योंकि उसने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस नहीं पढ़ी, बट आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। जो आप क्लास के बाहर देखोगे ना तो सारी चीजें ओवरलैप कर रही होंगी। लेट्स सपोज बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस भी कहा जा रहा होगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, वहां पे कहा जा सकता है। लेकिन जब आप क्लासरूम में होगे ना तो आपको हर चीज के बारे में डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंशिएशन ये है कि कस्टमर जो है सर्विसेज बाय करता है, और जो सॉरी क्लाइंट जो है वो सर्विसेज बाय करता है, कस्टमर गुड्स बाय करता है। तो आप हेयर ड्रेसर को बोलते हैं कि भाई मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपका कस्टमर नहीं हूं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, सही है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक नेशन की, एक कम्युनिटी की परचेसिंग पावर आपको पता चल जाती है। आपके मुल्क में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं और आप अपनी जो अवेलेबल इनकम है कितना परचेज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सही है। फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया था क्वालिटी ऑफ लाइफ का। क्वालिटी ऑफ लाइफ का सिंपल मतलब होता है जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। जब जनरल वर्ड आता है ना तो उसका मतलब है कि पूरे नेशन की बात हो रही होती है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही होती है। वहां पे जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस देखना है तो आप ये नहीं देखेंगे उनके जेब में पैसा कितना है, ठीक है, आप ये देखेंगे कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उनकी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, उनकी हेल्थ सैनिटेशन क्या है, उनके पास लेजर टाइम कितना है। अगर ये चीज उनके पास नहीं है या उनकी क्वालिटी इंफीरियर है तो इसका मतलब है कि जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, सही है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हो दूसरे मुल्क के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। आपस में इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बस एक कि ये दोनों चीजें कौन प्रोवाइड करता है, बिजनेस, गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। याद आ रही है सारी चीजें, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि नहीं याद आ रही। फिर इसके बाद हमने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए 3 वेरिएबल्स होते हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। रेवेन्यू और कॉस्ट के इंटरेक्शन से अगर आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। फिर हमने देखा कि रिस्क और प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप है, इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। द हायर द रिस्क द मोर द प्रॉफिट्स आर, सही है। ये बात कहां लिखी हुई है, आपको ये बात नजर आ जाएगी यहाँ पे, इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में आपको नजर आ जाएगी। फिर हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्टैब्लिश किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस होते हैं, बस फर्क ये है कि प्रॉफिट अर्न कर लेने के बाद ये प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो भी उनका अल्टीमेट पर्पस है अदर देन प्रॉफिट्स वो अचीव हो जाए, जैसे कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सही है, नेचर के प्रिजर्वेशन के लिए या प्रमोशन के लिए, या फिर अपने लेट्स सपोज वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए, या मेरीन लाइफ को सिक्योर करने के लिए। देखते ना थैलियां वगैरह लोग डिस्पोज कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट कैंपेन चल रही होती हैं, या जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, वाटर कंटेमिनेशन को खत्म करने के लिए, और किसी समझो कि अच्छे पर्पस के लिए काम हो रहा हो तो उसके लिए प्रॉफिट की जरूरत है। किसी को खाना खिलाना है, किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना है, तो कोई भी पर्पस हो सकता है, प्रॉफिट नहीं होगा, डन, सही है। तो हमें बात पता चल गई थी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की 4 कैटेगरीज है, सही है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? नंबर 1 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसे कहेंगे पब्लिक सेक्टर। ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट पार्क्स नजर आ रहे होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास, पब्लिक सेक्टर होता है, सही है। फिर आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल अपने ऊपर ये ले लेते हैं कि यार हम भी सोसाइटी को पे बैक करेंगे, हम भी सोसाइटी को रिटर्न करेंगे। तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट हेल्प कर रही हो नहीं कर रही हो, अपनी तरफ से डोनेशन, चैरिटी वगैरह अरेंज करते हैं। तो ये क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहली कैटेगरी होगी पब्लिक सेक्टर, दूसरी होगी प्राइवेट सेक्टर, जिसको एनजीओ भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सर एनजीओ एनपीओ में क्या फर्क है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला कैटेगरी है, एनजीओ इज पार्ट ऑफ एनपीओ, सही है ना। उसके बाद आपके पास एक और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज, सही है। इसके बारे में हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। एक और आपके पास कैटेगरी होती है कोऑपरेटिव्स, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने नेम थ्रो इसलिए कर देता हूं ताकि आप सोचने की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके अंदर क्रिएट हो जाए। ये पढ़ेंगे और एक दफा नहीं बार बार पढ़ेंगे, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 4 कैटेगरीज आपके पास मौजूद होती हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली अपनी क्लास को आगे की तरफ लेके चलते हैं।